हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपके एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम 9th क्लास का ज्योग्राफी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि रैपिड रिवीजन की सीरीज है। और आप इसको देखिए और आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर करेगा और आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है। इसमें देखेंगे हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखेंगे। ट्रॉपिकल में भी एवरग्रीन होते हैं, डेसिडुअस होते हैं। डेसिडुअस में भी दो टाइप्स के होते हैं। तो उसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं हमारे, और और मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि क्लाइमेट है उनका फॉरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और वेजिटेशन का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कहाँ पे हमको एक डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, कहाँ पे थोड़े हल्के फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके अलावा देखेंगे इस चैप्टर में वाइल्ड लाइफ क्या होती है। वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ, क्योंकि हम जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ का जो घर होता है वो फॉरेस्ट होता है, और जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होते हैं वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी हमको बहुत कम मिलती है, ना के बराबर मिलती है। तो हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ पे क्या खतरा है और उनको उनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी होता जा रहा है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों को पढ़ेंगे डिटेल में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। इसमें हम देखते हैं कि 5th चैप्टर है ज्योग्राफी का 9th क्लास का। इसमें देखते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे हमारा। तो नेचुरल वेजिटेशन, जो वर्ड आगे नेचुरल, नेचुरल मतलब ऐसी वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता। जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कोई भी ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता, इसलिए उसको नेचुरल कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। और इसमें याद रखना, इसमें जो क्रॉप्स होती है हमारी और जो प्लांटेशन होता है वो वेजिटेशन, वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आता, क्योंकि उसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है। उसके अलावा हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में 12 ऐसी कंट्रीज में आता है जहां पे मेगा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अब क्वेश्चन बनता है बायोडाइवर्सिटी होता है क्या है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज में जो वैरायटी हमको एक स्पेसिफिक रीजन में मिलती है उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हम देखते हैं आगे इंडिया में जो डाइवर्सिटी की देखते हैं, 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया में देखी जाती है और नियरली 90,000 एनिमल स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा देखते हैं इंडिया की जो रैंक है वो 10th है वर्ल्ड में और 4th है एशिया में प्लांट डाइवर्सिटी में। ठीक है। उसके अलावा देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, देखिए इसमें क्या क्या आता है। प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उनका इकोसिस्टम आता है। और इकोसिस्टम क्या होता है, इस वर्ड को समझ लो, वो क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो उसमें जो हमारे बायोटिक और नॉन बायोटिक जो प्लांट, बायोटिक नॉन बायोटिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। उसके अलावा हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। अब नेचुरल, जैसे कि मैंने आपको अभी मतलब समझाया था कि रेफर्स टू प्लांट लाइफ दैट ग्रोज नेचुरली, जो नेचुरली ग्रो करते हैं जिसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, उसी को बोलते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन। आगे हम देखते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है, इन फॉरेस्ट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है। और दुखद बात यह है कि जैसे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जो हमारे वर्जिन फॉरेस्ट है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनका लगातार रैपिड डिक्लाइन होता जा रहा है। उसके अलावा देखते हैं जो क्रॉप्स होते हैं, ऑर्चर्ड्स होते हैं, प्लांटेशंस होते हैं, आर नॉट द पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। उसके आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अब जब इसकी टाइप्स को हम देखते हैं तो एक तो एंडेमिक होता है, एक्सोटिक स्पीसीज होता है। जो एंडेमिक होता है वो क्या होता है, नेटिव टू इंडिया, यानी कि जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं या उस यहीं पे वो रहते हैं और वहीं पे वो सदियों से रहते आ रहे हैं, वहीं पे उनका जन्म हुआ है, तो उसी को बोलते हैं हम नेटिव। नेटिव यानी एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। एक होता है हमारा एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज वह स्पीसीज होती है जो किसी दूसरे एरिया से लाई जाती है, जैसे कि जू में हम देखते हैं या फिर जो बोटोनिकल गार्डन्स होते हैं वहां पे हम देखते हैं। तो वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे एरिया से लाए गए होते हैं और यहाँ फॉरेन स्पीसीज होते हैं। इसके अलावा जू में हम देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एरिया से लाए जाते हैं, तो वो एक्सोटिक स्पीसीज में हमारा आता है। उसके अलावा देखते हैं फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है और फोना का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को जानना है। फ्लोरा यानी कि प्लांट्स की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं वहां का फ्लोरा। और जो फोना होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो वहां पे जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो स्पीसीज होते हैं, उनकी वेराइटी होती है, उसको बोलते हैं वहां का फोना।
तो ये हो गया हमारा। उसके अलावा हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब इसके टाइप्स को हम पढ़ते हैं, नेचुरल वेजिटेशन के कितने टाइप्स होते हैं इंडिया के अंदर। तो उसमें हम देखते हैं, क्योंकि इंडिया इंडिया की जो क्लाइमेट है, हमने जो क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, तो क्लाइमेट इंडिया की क्लाइमेट में काफी ज्यादा वेरिएशन हमको पाया जाता है, और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ के फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। जैसे कि कोई अगर बहुत ज्यादा ठंडी क्लाइमेट है तो वहाँ पे हमको कॉर्निफरस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, माउंटेनियस रीजन में हमको कॉर्निफरस टाइप के माउंटेन वो फॉरेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे हमको एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये वहाँ की जो क्लाइमेट है और वहाँ पे जो क्लाइमेटिक जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही कहीं पे जो फॉरेस्ट है उनका डेवलपमेंट होता है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे इंडिया में कितने टाइप्स के वेजिटेशन हमको पाया जाता है। तो 5 मेजर टाइप्स होते हैं। 5 मेजर टाइप्स में हमारा जो पहला है वो है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम पहला हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसको देखेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे होते हैं जिनकी जो हमारी हाइट होती है वो 60 मीटर्स तक होती है, और ये काफी हाइट में काफी ज्यादा होते हैं, काफी डेंस फॉरेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन में क्या होता है, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है। तो बारिश से ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो फॉरेस्ट की डेंसिटी है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। इसके अंदर जो जो लताएं होती है काफी ज्यादा होती है, छोटे छोटे प्लांट्स भी काफी ज्यादा होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट काफी डेंस होते हैं, और यहाँ पे इसलिए वाइल्ड लाइफ भी जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जो एनिमल्स जीव जंतु होते हैं, यहाँ पे उनके नंबर्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस, देखते हैं हम जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो इसमें क्या है, हमारा जो रेनफॉल होता है यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो पूरे साल जो है वो काफी हाई रहता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है इसकी वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है, क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होता है, और प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होता है। और जब वहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होने की वजह से वहाँ की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर की सप्लाई ज्यादा होती है, इसकी वजह से वहाँ पे जो हमारे जो फॉरेस्ट है उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। उसके अलावा हम देखते हैं नो डेफिनेट ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा ड्राई सीजन यहाँ पे नहीं होता। अगर एरियाज की बात करें कि हमारे कंट्री में जो ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हमारे वो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं, अपर आसाम में, और तमिलनाडु कोस्ट में। इसको हम एक मैप के थ्रू भी अभी समझेंगे। ये वही रीजन्स हैं जहाँ पे हमारी जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। उसके अलावा हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ट्रीज जो होते हैं हमारे वो 60 मीटर्स और मोर पे ग्रो करते हैं। ट्रीज की हाइट यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे तो ये जो यहाँ पे इसको एवरग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर ग्रीन हमको दिखते हैं, तो पूरे साल वहाँ पे हरा भरा रहता है। ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे जो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये। तो जब प्लांट छोटे होते हैं, जो मतलब यंग एज पे होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं, फिर उनके लेयर्ड में डेवलप्ड होते हैं। फिर एक कैनोपी लेयर हो गया और ये हमारा एमरजेंट लेयर हो गया। तो इस टाइप से एक लेयर्ड इनका डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ट्रीज। आप जब भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में बताओगे तो वहां पे ट्रीज के नाम आपको एग्जांपल्स के रूप में जरूर बताना है, जिससे आपकी जो वैल्यू एडिशन होता है आंसर में। उसके अलावा देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे, जैसे एबोनी हो गया, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबर हो गया, सिंकोना हो गया। ये आपको ट्रीज के एग्जाम्पल्स आपको जरूर देने हैं वहां पे। उसके अलावा हम देखते हैं आगे वाइल्ड लाइफ। जब वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ हमारी क्या होती है, इसमें देखते हैं हम ये एक पहले इसका एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। ये होते हैं हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो पूरे साल हरे भरे दिखते हैं, काफी ज्यादा डेंसिटी इनकी काफी ज्यादा होती है। उसके अलावा देखते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या होता है हमारा, इसमें एलिफेंट्स आते हैं, मंकीज आते हैं, डियर आते हैं। उसके अलावा वन हॉर्न राइनोसेरस आते हैं। इसमें वन हॉर्न राइनोसेरस हमको जो स्पेशली सिर्फ आसाम में और वेस्ट बंगाल के नॉर्थ पार्ट में देखा जाता है, और ये एक एंडेमिक स्पीसीज है इंडिया की। उसके अलावा देखते हैं बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, इंसेक्ट्स भी काफी ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि जो जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, जो एवरग्रीन होते हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा हमको वाइल्ड लाइफ और उनकी वैरायटी बहुत ज्यादा हमको पाई जाती है। उसके अलावा देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस। अब ये वर्ड आ गया डेसिडुअस। डेसिडुअस वह फॉरेस्ट होता है जिसमें उनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर अपनी जो लीव्स को वो गिरा देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, और फिर उनकी एक नई से फिर दोबारा से एक नई पत्तियां वहां पर आती है।
उसके अलावा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है। इंडिया में सबसे ज्यादा डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि डेसिडुअस में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मॉइस्ट डेसिडुअस, एक होता है ड्राई डेसिडुअस। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है हमारी थोड़ी कम होती है, 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अब इसमें भी डिवीजन हम कर लें, जहाँ पे 100 से 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, वहां पे हमको मॉइस्ट डेसिडुअस पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट। उसके अलावा जहाँ पे जो रेनफॉल है हमारी 100 से 70 सेंटीमीटर पाई जाती है, वहां पे हमको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ट्रीज शेड लीव्स फॉर 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। ड्राई समर में 6 to 8 वीक्स के लिए वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। उसके अलावा देखते हैं इसके टाइप्स में, एक तो मॉइस्ट, जो भी हमने ऊपर देखा था, मॉइस्ट डेसिडुअस में क्या होता है, यहाँ के रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन देखना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम पाए जाते हैं। जैसे अगर हम मैप बनाए, ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहाँ पड़ता है। ये हमारा पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ज्यादातर यहाँ पे हमको पाई जाएंगे इस वाले रीजन में। या नीचे वाले में ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और ये बीच वाले रीजन में सारा हमको ये जो मॉइस्ट डेसिडुअस है, ज्यादातर मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस हमको पाए जाते हैं। उसके अलावा देखते हैं ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय इस वाले रीजन में थोड़े पाए जाते हैं, और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये पूरा रीजन में हमको पाए जाते हैं। उसके अलावा देखते हैं ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट है इसके ईस्टर्न स्लोप, इस वाले पार्ट पे ये पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल कम होता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट क्या करता है, वेस्टर्न घाट उसको एक पहाड़ है जो उसके लिए बैरियर क्रिएट करता है, और ज्यादातर बारिश इस मतलब लेफ्ट साइड पे हो जाती है, और ईस्टर्न साइड पे बारिश कम होती है और वेस्ट में ज्यादा होती है। इसमें जो मेन ट्रीज के नाम आपको जरूर याद रखना है, टीक, साल, बैम्बू एंड सैंडलवुड। ये नाम आपको याद होने चाहिए। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इन नाम्स को आपको वहां पे जरूर लिखना है, इससे आपका आंसर काफी अच्छा लगेगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं ड्राई डेसिडुअस। अब ड्राई डेसिडुअस में क्या होता है, यहाँ का जो रेनफॉल होता है हमारा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू बीच वाले रीजन में पाया जाता है, बिहार एंड यूपी, इन रीजन में ये पाया जाता है। इसमें भी कुछ प्लांट्स के हम नाम जरूर देखते हैं, टीक, साल, पीपल एंड नीम। तो ये प्लांट्स के आपको नाम जरूर याद होने चाहिए, ट्रीज के नाम याद होने जरूरी है। उसके अलावा देखते हैं लार्ज एरिया क्लियर्ड फॉर फार्मिंग। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारी कंट्री में, जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, सबसे तेजी से इसकी जो इसकी कटिंग हो रही है, वो सबसे बड़ा एक एनवायरमेंटल कंसर्न है हमारे लिए। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट के रैपिड कटिंग हो रही है। उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, एक ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही है, और CO2 एमिशन बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, और कई तरह की जो जो वेदर एक्सट्रीम कंडीशंस देखी जा रही है। उसके अलावा हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। एक चीज हो रहा है कि जब भी हम फॉरेस्ट की बहुत तेजी से कटिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा लॉस होता है वाइल्ड लाइफ का। क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ का वो हैबिटेट होता है, उनका घर होता है। अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे तो उनका घर भी तबाह हो जाता है, और वो उनको अपना घर वहां से छोड़ना पड़ता है। उसके अलावा देखते हैं लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट वहाँ की प्रमुख वाइल्ड लाइफ है। इसके अलावा बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, टॉर्टोइजेस, ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट। और थॉर्नी फॉरेस्ट क्या होता है, यहाँ पे झाड़ीदार जो प्लांट्स होते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हो, इस तरह के प्लांट्स होते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे जो रेनफॉल होता है बहुत कम होता है, और रेनफॉल कम होने की वजह से वहाँ पे बुशेस और ये जो ग्रासेस ज्यादा मिलती हैं, और ट्रीज बहुत इक्का दुक्का बहुत दूर दूर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। तो यह आप देख सकते हैं, इस तरह का हमको एरिड रीजन्स में देखने को मिलता है, सेमी एरिड रीजन्स में देखने को मिलता है। उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो रेनफॉल यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम होती है। उसके अलावा एरियाज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये राजस्थान, गुजरात, MP, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन रीजन्स में ये हमारे जो थॉर्नी फॉरेस्ट है पाए जाते हैं, कम रेनफॉल वाले रीजन्स में। वेजिटेशन फीचर्स की बात करें तो थॉर्नी बुशेस एंड ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं, बुशेस और ट्रीज टाइप के। और यहाँ की क्या होता है, जब एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में जब वेजिटेशन को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा देखते हैं तो इनकी जो कुछ खास विशेषताएं होती हैं। विशेषता क्या होती है इनकी, कि इनकी जो रूट्स होती है वो काफी डीप होती है। डीप इसलिए होती है ताकि वो डीप से अपना जो क्योंकि वहाँ पे वाटर का काफी क्राइसिस होता है, वाटर कम होता है सॉइल के अंदर,
तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो रूट्स होती है वो काफी डीप तक पेनिट्रेट कर जाती है। तो ये है वहाँ की स्पेशल फीचर है। उसके अलावा वहाँ की जो लीव्स होती है वो काफी मोटी होती है, उनका जो तना होता है, स्टेम होता है, वो काफी मोटा होता है और जेली टाइप में होता है, ताकि वो ट्रांसवेपोरेशन मिनिमम हो सके। इसके अलावा देखते हैं स्मॉल थिक लीव्स होती है टू रिड्यूस इवेपोरेशन, ये हमने अभी समझा था। इंपॉर्टेंट प्लांट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, केसिया, पाम, इफोरबिया और कैक्टस। तो कैक्टस आपने, और जैसे कि आपने एलोवेरा देखा होगा घर के अंदर, तो कुछ ऐसे ही प्लांट्स होते हैं जिनकी जो थिक लीव्स होती है और ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो सके। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे रैट्स मिलते हैं, माइस मिलते हैं, रैबिट्स मिलते हैं, फॉक्स, वॉल्फ, कैमल, वाइल्ड लाइफ, टाइगर, लायन, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें, माउंटेन फॉरेस्ट यानी वो फॉरेस्ट जो माउंटेन्स में, माउंटेनियस रीजन्स में पाए जाते हैं। और हमें पता है इंडिया के नॉर्थ में एक हिमालयन माउंटेन पूरी श्रृंखला है हमारी। उसके अलावा जो वेस्टर्न पार्ट पे देखें तो वेस्टर्न घाट्स हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये सारा माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो इन माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इट चेंजेस विद इंक्रीजेस इन ऑल्टीट्यूड। हमने जब ज्योग्राफी पढ़ी है तो ज्योग्राफी के बेसिक में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विद द इंक्रीजेस ऑफ हाइट टेम्परेचर हमारा हमेशा डिक्लाइन करता है। ये हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की स्पीड से डिक्लाइन करता है। और जैसे जैसे माउंटेन्स पे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। और माउंटेन्स पे क्या होता है, कई बार ज्यादा ऊपर जाने पर, हाइट ज्यादा होने पर वहां पे स्नोफॉल होता है और वो टेम्परेचर माइनस में होता है। तो ट्रीज का डेवलपमेंट और फॉरेस्ट का डेवलपमेंट भी उसी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें हम देखते हैं वेजिटेशन बेल्ट। वेजिटेशन बेल्ट की बात करें तो हमारे 1000 से 2000 मीटर में हम देखें तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। ओक, चेस्टनट, यहाँ पे आप ट्रीज मिलते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आप नीचे देखेंगे हमारे, अगर आपकी जो हाइट है हमारी 1000 से 2000 मीटर तक, तो यहाँ पे मिलते हैं हमको ओक और चेस्टनट। उसके अलावा देखते हैं 1500 से 3000 मीटर के बीच में, ये 1500 जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी प्लांट अलग तरीके से मिल जाएंगे। 3000 मीटर में हमको कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलता है। कॉनिफरस फॉरेस्ट कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री होता है उसमें इस तरीके से बने होते हैं वो। तो इसमें पाइन, देवदार, फर, स्प्रूस ही मिलते हैं। उसके अलावा जो अबव 3600 मीटर, यानी इससे जो 36 मीटर इससे जो ऊपर हमको मिलेंगे वो बनेंगे जूनिपर, बिर्च, ग्रासलैंड, इस टाइप के यहाँ पे मिलते हैं इस रीजन में। उसके अलावा जो ये टॉप वाला रीजन है, यहाँ पे जो यहाँ पे स्नो लाइन होती है, यहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर काफी डाउन होता है। तो यहाँ पे हमको हमको मोसेस एंड लाइकेंस हमको मिलते हैं। ये टुंड्रा टाइप की क्लाइमेट यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे बर्फ पड़ती है और यहाँ पे वो काफी ठंडा रहता है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे कश्मीरी स्टैग, स्नो लेपर्ड, याक, टिबेटन एंटीलोप, रेड पांडा, बियर, वाइल्ड शीप, गोट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो कि समुद्र के किनारे सैलाइन वाटर में डेवलप होते हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलते हैं, रिवर्स के माउथ पे या फिर कोस्टल सागरों के किनारे। तो ये इनकी खास विशेषता ये होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब भी सुनामी या फिर साइक्लोन्स आते हैं तो उसका जो एक्सट्रीम जो इफेक्ट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको कम से मिनिमाइज कर देते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं ये वाइल्ड लाइफ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी लोकेशन को देखते हैं। इसकी लोकेशन हम देखें तो कहाँ पे मिलता है, कोस्टल एरियाज में मिलता है। जैसे हम देखते हैं, अब इस तरीके से होता है सैलाइन वाटर, जो कि रिवर्स के माउथ पे या फिर जो सी होते हैं उनके जस्ट के कॉर्नर पे हमको देखे जाते हैं, मिलते हैं। ये इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स और रिवर डेल्टा, जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन रिवर्स के किनारे पर ये देखने को मिलते हैं। जैसे इस मैप के थ्रू हम समझेंगे, यहाँ पे ये जो रीजन्स है हमारे सारे, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ें तो रूट्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। रूट्स इसकी वाटर में सबमर्ज रहती है, काफी डीप तक रहती है। और ये और क्या होता है, इसमें सलाइन वाटर को एब्जॉर्ब करने, उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी इनके अंदर काफी ज्यादा होती है। उसके अलावा ट्रीज कैन सर्वाइव इन सलाइन कंडीशंस। इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे सुंदरी एक हार्ड टिम्बर का वृक्ष है, पेड़ है, जो यहाँ पे पाया जाता है और इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक एक ट्री पाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर, ये सब भी यहाँ पे
ट्रीज पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के नहीं होते ये, वैसे रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ का। उसके अलावा देखिए क्रोकोडाइल, टर्टल्स, घड़ियाल्स, स्नेक्स, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आते हैं हमारा, हमने जो फॉरेस्ट के टाइप थे वो पढ़ लिया, अब इसको मैप में एक बार देख लेते हैं फॉरेस्ट को। और इसके मैप के थ्रू समझे तो हमारे 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इसको हम देखते हैं। अब आपको मैप पे बनाना, तो मैप पे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाना है। एक मैप रफ से ड्रॉ करना सीख लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें आपको इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको दिखाना है, सबसे पहले दिखाना है इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन वहीं पे मिलेगा जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, इस वाले रीजन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन। और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है तो यहीं मिलता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि अब हमको बताना है, अब तुम बताना थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट वहां मिलते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, एरिड और सेमी एरिड रीजन, जो कि ये वाला रीजन हो जाता है हमारा, ये वाला और ये बीच वाला थोड़ा यहाँ पे हमको मिलते हैं ये थॉर्नी फॉरेस्ट। उसके अलावा देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे माउंटेन्स होंगे। माउंटेन्स कहाँ पर है, हमारे नॉर्थ हिमालयन रेंज में, यहाँ पे मिलते हैं हमारे माउंटेन फॉरेस्ट। उसके अलावा देखते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे कहाँ मिलते हैं, ये सुंदरबन कोस्टल एरियाज में मिलते हैं, यहाँ पे 2-3 जगह ये कर दिया। और बाकी के सारा जो एरिया बच गया यहाँ मिलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसमें हमारा मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस दोनों आ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैप बनाइएगा और वहां पे फिर ये इंडेक्स जरूर बना देना, तो और सबको अलग अलग शेड दे देना, तो इससे आपका मार्क्स पूरे आएंगे। उसके अलावा हम आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। अब अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, जो सेकंड पार्ट था वो था वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या है। वाइल्ड लाइफ क्या होती है, जो वाइल्ड में रहने वाली जो जितने जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड यानी फॉरेस्ट उनका घर होता है, हैबिटाट होता है। अगर फॉरेस्ट को हम काट देते हैं तो क्या होता है, या तो उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ता है, और कई लोग माइग्रेट करके वहां पे दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन में खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते, और धीरे धीरे वो जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। और देखते देखते आज हमारी कई सारी जो स्पीसीज है एनिमल्स के, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और कई सारे को अभी थ्रेट में है। तो इसलिए हमारा जो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, जिसके लिए जो भारत सरकार है वो कई सारे कोशिशें कर रही है, कई सारे टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, घड़ियाल, तो ऐसे कई सारे जो एनिमल वाइल्ड लाइफ है उनको उनको कंजर्व करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट चला रही है, कई सारे लॉज और कानून बनाए गए हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 भी बना था। उसके अलावा हम देखते हैं अब रिच फॉनल डाइवर्सिटी इंडिया में क्या है, अगर क्योंकि हमारी जो जोग्राफिकल कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो टेरेन कंडीशन है काफी डाइवर्स है, इसकी वजह से फॉरेस्ट हमको वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा इसीलिए यहाँ पे जो फॉनल की डाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें देखते हैं हम अबाउट 90,000 एनिमल स्पीशीज है हमारी कंट्री में, अराउंड 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, तो बर्ड्स की भी काफी ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती है। उसके अलावा 2,546 स्पीशीज ऑफ फिश है। उसके अलावा इंडिया शेयर्स 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियन। 5 to, ये सारा डेटा आप इसमें से याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब भी वाइल्ड लाइफ पे क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पॉइंट्स अगर वहाँ पे मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे ने काफी उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है टॉपिक की, और इन फैक्ट्स के थ्रू आप अपने आंसर को ऑथेंटिकेट बना सकते हो, उसको प्रूव कर सकते हो। उसके अलावा देखते हैं हम रेप्टाइल्स एंड मैमल्स होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एनिमल्स की बात करें तो एलिफेंट हो गया, जो कि हमारा आसाम, कर्नाटका, केरला में पाया जाता है। वन हॉर्न राइनोसेरस, जो कि आसाम और वेस्ट बंगाल में ही पाया जाता है और दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। उसके अलावा एशियाटिक लायन की बात करें तो गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, जो कि गुजरात के जस्ट साउथ वेस्ट में पड़ता है। टाइगर्स की बात करें तो एमपी, सुंदरबन यानी हिमालयास में पाए जाते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं लेपर्ड की बात करें तो फॉरेस्ट रीजन्स में पाया जाता है। बर्ड बर्ड लाइफ की बात करें इंडिया में तो पिकॉक हो गया, पिजेंट्स हो गया, डक, क्रेन, पैराकीट हो गया। माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं लाइक साइबेरियन क्रेन। माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो सीजन्स के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं, लाइक जो साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं, यानी जो रशिया के जो ऊपर टुंड्रा जो क्लाइमेट वाला रीजन होता है, रूस के जो अपर वाला पार्ट है, तो वहां पे क्या होता है जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, बर्फबारी होने लग जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है वो ठंड से बचने के लिए और स्नोफॉल से बचने के लिए वो थोड़े इंडिया जैसे थोड़े हॉट क्लाइमेट रीजन्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। और जैसे ही जब इंडिया जैसे कंट्री में जब वहाँ पे गर्मी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जब समर सीजन आ जाता है, तो वापस से वो साइबेरियन रीजन में फिर से माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये सीजनल माइग्रेशन इनका होता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा
साइबेरियन क्रेन। अब आगे हम देखते हैं मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ इंडिया। मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में भी 200 से ज्यादा जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनको मेंशन किया गया है। और इंडिया में जो जो घरेलू उपचार है, विभिन्न प्रकार की जो खांसी जुकाम और तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए काफी, घरेलू उपचार के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं ये। तो हमारे कंट्री में जो मेडिसिनल प्लांट्स कई सारे पाए जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स जैसे नीम। नीम क्या होता है, इसमें एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल होता है। उसके अलावा तुलसी की अगर हम विशेषता देखें तो क्योर फॉर कफ एंड कोल्ड में काफी ज्यादा काम आता है। अगर हम बात करें सर्पगंधा की, तो यूज फॉर ब्लड प्रेशर में इसको यूज किया जाता है। जामुन की बात करें तो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। अर्जुना रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। बबूल की बात करें तो आई डिजीजेस में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है। कचना की बात करें तो अस्थमा और अल्सर्स को ट्रीट करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो इनके यहाँ पे दे रखे हैं इनके प्लांट्स, इनके इनके आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा देखते हैं नीड फॉर कंजर्वेशन। अब जो हमारे कंट्री में जो एनिमल्स है वो लगातार एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की लगातार रैपिड डिफोरेस्टेशन होता जा रहा है, कटिंग होती जा रही है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे उसी उसी स्पीड से हमारे एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। उसके अलावा हम देखते हो इनके कंजर्वेशन की बहुत जरूरत है आज के समय में। तो इनका कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, कि पहले तो उसके रीजन पढ़ लेते हैं कि हमको कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है। तो पहला देखते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट को लगातार जो काटा जा रहा है उसकी वजह से जो एनिमल जो स्पीसीज है वो भी खत्म होती जा रही है। हंटिंग एंड पोचिंग काफी ज्यादा हो रही है। कई बार अब फॉरेस्ट में देखते तो इलीगल हंटिंग काफी है और पोचिंग काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उससे के थ्रू जैसे हाथी है, अब उसकी पोचिंग करके वो उनके दांत और उनकी स्किन को, ऐसी टाइगर की स्किन को वो मार्केट में बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हैं। तो ये इलीगल जो पोचिंग होती है ये काफी खतरनाक है। तो इसको रेस्ट्रिक्शन के लिए गवर्नमेंट हालांकि कई सारे रूल्स बना रही है और बने हुए हैं। पोल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट काफी ज्यादा ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। और यही जब पोल्यूशन हमारे सॉइल में, वाटर में, एयर में मिलता है तो वो एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। जब भारतीयों की स्पीशीज लाई जाती है तो वो ज्यादा कई बार वो क्या करती है, जो जो एंडेमिक स्पीशीज होती है उस क्षेत्र की, उसको वो नुकसान पहुंचाती है। उसके अलावा देखते हैं डिफोरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। तो ये काफी ज्यादा हो रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज एंडेंजर्ड है हमारी कंट्री में। एंडेंजर्ड यानी जिस पे खतरा है, वो खत्म हो सकते हैं अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो। उसके अलावा देखते हैं मैनी एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट एंड थ्रेटन। अभी हमने बात करी थी कई सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है और कई सारी थ्रेट में है, तो उन पे सही समय पे ध्यान देना जरूरी है। डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, डिफोरेस्टेशन भी लगातार हाई रेट पे बना हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व को हम देख सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का डायग्राम अगर आपको देखना हो तो बीच में होता है कोर रीजन, फिर बफर और फिर ट्रांजिशन। इसकी 3 लेयर्स होती है। जो कोर रीजन होता है वहां पे ज्यादातर चीजें अलाउड नहीं होती, ह्यूमन इंटरवेंशन वहां पे अलाउड नहीं होता। तो बफर जोन होता है, वहां पे आप रिसर्च कर सकते हो, कुछ स्टडी कर सकते हो, स्टडी के पर्पज से आप कुछ रिसर्च कर सकते हो वहां पे। और कुछ वहां पे शेल्टर्स भी बन सकते हैं और कुछ फोटोग्राफी वहां पे हो सकती है। लेकिन कोर रीजन्स में कुछ भी अलाउड नहीं होता, नो ह्यूमन इंटरवेंशन। और जो ट्रांजिशन जोन होना है वहां पे भी ये सारी चीजें, एजुकेशन, रिसर्च, ये आप देख सकते हो, ये सब टूरिज्म वगैरह अलाउड होता है। उसके अलावा हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सुंदरबंस हो गया, नीलगिरी हो गया, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, सिमलीपाल, पन्ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट सुंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स है। वैसे टोटल 18 है। आप मैप में इसकी लोकेशन जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसकी हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे, ये एक्ट बना है जो कि काफी स्ट्रिक्ट रूल्स करता है। इसमें अभी अमेंडमेंट भी किया गया है कुछ साल पहले, और ये काफी स्ट्रिक्ट रूल्स करता है कि आपको वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसके अलावा देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब चलाए जा रहे हैं ताकि इन स्पीसीज को सेव किया जा सके। उसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो 106 नेशनल पार्क है हमारी कंट्री में अराउंड, और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें डेटा देख रहे हैं। उसके अलावा जूलॉजिकल गार्डन्स एंड बोटॉनिकल गार्डन्स बनाए गए हैं ताकि कुछ स्पीसीज को सुरक्षित रखा जा सके। इंपॉर्टेंस देखिए, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है,
ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एरिया के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। ये पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखती है, इकोसिस्टम को सही सलामत रखती है। इसके अलावा देखते हैं प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, फ्यूल एंड रॉ मटेरियल। तो बायोडाइवर्सिटी से फूड मिलता है, मेडिसिन मिलते हैं, मेडिसिन में कई सारे कुछ बायोडाइवर्सिटी काम आते हैं, प्लांट स्पीशीज काम आती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था नीम, तुलसी। इसके अलावा देखते हैं मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में काफी हेल्प करती है। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन को ये सारी चीजें वो हेल्प कर रही है, फूड दे रही है, मेडिसिन दे रही है, फ्यूल दे रही है, रॉ मटेरियल दे रही है। अगर ये नहीं होगा तो ह्यूमन का सर्वाइवल भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। एवरी स्पीसीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। सभी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे सपोज दैट अगर अगर टाइगर खत्म हो जाए, टाइगर टाइगर अगर फॉरेस्ट में खत्म हो जाए तो क्या होगा, डियर के नंबर बढ़ जाएंगे, डियर की संख्या काफी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो टाइगर है वो डियर को खाता है, वो जब टाइगर ही नहीं है तो फिर उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसे पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो ठीक है, आज का चैप्टर हम यहीं तक। आप इस चैप्टर को एक बार ध्यान से देखिएगा और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।